वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के साथ। लेक्चर नंबर 12 हमारा स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने मॉलिक्यूलरिटी एंड सूडो रिएक्शन वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था। आज जो पढ़ना है हमें वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन हमें पढ़ना है। और इसी को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, आर्हेनियस इक्वेशन। बहुत इजी टॉपिक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर के अंदर ऐसा बताया था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। पूरा देखो चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का मतलब स्पीड, और स्पीड को यहाँ पे हम लोग बोलते हैं रेट। तो पूरा चैप्टर जो है वो रेट के ऊपर डिपेंडेंट रहा। और उन फैक्टर्स में 7 फैक्टर्स मुझे याद आ रहे हैं, तब तक मैंने आप लोगों को लिखवाए थे। और उन 7 फैक्टर्स में से 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर थे, दैट इज़ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। तो कंसंट्रेशन हो गया हमारा ख़त्म, क्योंकि अब तक हमने जितनी भी आगे बातें की वो सभी किसके ऊपर डिपेंडेंट थी, कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट के ऊपर। तो यहाँ पे ओके तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, टेम्परेचर के ऊपर हमें पूरी जो आज की जो कंसेप्ट है वो उसके ऊपर ही रहेगा। अब हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर 2 मेथड दी गई हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हेडिंग लिखो कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे हमें जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है वो है हमारे पास रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट। हम ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे। वो कैसे, क्योंकि कोई भी रिएक्शन है तो उसका रेट क्या होता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन और उसका पावर n। देयरफॉर रेट इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, k एंड कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर n। मतलब क्या होगा कि जैसे ही फॉर एनी रिएक्शन, अगर कोई भी रिएक्शन है टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, देयरफॉर मतलब क्या, तो k की वैल्यू भी हमें क्या मिलती है, ज़्यादा मिलती है। हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर 2 मेथड्स दी गई हैं, उसमें से पहला मेथड जो है वो है अप्रॉक्सीमेट मेथड या फिर अप्रॉक्स मेथड, ऐसा भी लिखो, अप्रॉक्स मेथड। तो अप्रॉक्स मेथड में क्या दिया हुआ है कि जनरली टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन increases by 10 degree Celsius, then ROR or rate constant nearly doubles। ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो अप्रॉक्सीमेट मेथड का यहाँ पे क्या हुआ, जनरली अप्रॉक्सीमेशन आ रहा है कि जब कोई भी एक रिएक्शन हो रहा हो तब आप लोगों को क्या कर रहा है, ये बात याद रखनी है। अगर आप लोग 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करते हो तब क्या होना चाहिए, नियरली उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा या तो फिर रेट कांस्टेंट होगा वो डबल हो जा रहा होगा। अप्रॉक्सीमेशन है यहाँ पे, ऐसा 100% फिक्स नहीं कहा गया कि डबल एग्जैक्ट डबल होगा ही। पॉसिबिलिटी है कि 2.5 गुना भी बढ़ जाए, पॉसिबिलिटी है कि 1.5 गुना बढ़ जाए, पॉसिबिलिटी है। इसीलिए हम लोग को यहाँ पे क्या करते हैं, एक और मेथड यहाँ पे आप लोगों को बात बताई गई है, इसके लिए एक लिया जाता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं,
टेम्परेचर कोएफिशिएंट को लेते हैं। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब क्या है कि हमें टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट उसका रिलेशन यहाँ पे बहुत पढ़ना है। तो उसका ही फॉर्मूला आप लोगों को दिया गया है कि दो जो रेट कांस्टेंट होते हैं इनका हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है। नीचे क्या रखना है कि जो भी टी टेम्परेचर के ऊपर आप लोगों ने रेट कांस्टेंट लिया वो निकालो, और टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पे रेट कांस्टेंट निकालो, तो फिर उसकी जो वैल्यू मिले वो हो जाएगा हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अगर यहाँ पे मैं T इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस ले रहा हूँ तो ऊपर मैं क्या लूँगा, T इज इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस, फिर उन दोनों का रेशियो निकालूंगा, फिर उस टाइम उस हिसाब से वो रेट ऑफ रिएक्शन या तो वो रेट कांस्टेंट जो होता हो इंक्रीज होता होगा। लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट मेथड है, हाँ, मतलब डायरेक्टली अगर MCQ में पूछा गया तो इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इनिशियल टेम्परेचर जो भी दिया जाए ऐसा 100% पे फिक्स नहीं हो सकता कि ये 25 डिग्री सेल्सियस ही होगा। जो कोई भी दिया जाए, 5 डिग्री सेल्सियस दिया जाए या फिर 15 डिग्री सेल्सियस दिया जाए या 50 डिग्री सेल्सियस दिया जाए। देखो कंसेप्ट बहुत ईजी है, लेकिन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट अब आएगा आर्हेनियस इक्वेशन के अंदर। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसके ऊपर मैं आप लोगों को एक सम यहाँ पे करवा देता हूँ, तो मतलब आइडिया क्लियर हो जाए, आप लोगों का फंडा क्लियर हो जाए कि हमें इसके अंदर करना क्या है, एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू डू। चलिए, तो मैं आप लोगों को एक यहाँ पे सम लिखवा देता हूँ। चलो, फॉर अ रिएक्शन टेम्परेचर कोएफिशिएंट is 2 if rate of reaction ROR at 20 डिग्री सेल्सियस, देखो इनिशियल क्या दिया गया है 20 डिग्री सेल्सियस, इज x, फाइंड रेट एट 80 डिग्री सेल्सियस। अब हमें क्या करना है, देखो एक साइड लिखो टेम्परेचर, अब फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, कोई भी हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हो आप लोग, और यहाँ पे लिखो रेट। अब इनिशियली हमें 20 डिग्री सेल्सियस दिया गया है और x, हमारे पास एक ये सेंटेंस है, देखो क्या दिया गया है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज 2, मतलब डबल हो रहा है। कहाँ पे डबल होगा, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे, मतलब यहाँ से मैं 30 डिग्री सेल्सियस करूँ तो ये हो जाएगा 2x, 40 पे 4x, 50 पे 8x, 60 पे 16x, 70 पे 32x एंड 80 पे कितना मिलेगा, 80 डिग्री सेल्सियस पे 64x। दिस इज अवर आंसर। इतना सिंपल है, इतना सिंपल करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हो, MCQ के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अब हमें ये नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है अप्रॉक्सीमेट नहीं, एक्यूरेट मेथड चाहिए, हमें फिक्स चाहिए। ऐसे ही हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं चाहिए, तो एक्यूरेट मेथड के ऊपर जाते हैं, और वो दी थी आर्हेनियस खुद ने। आर्हेनियस ने बोला भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, आप लोग ये मज़ा ऐसा नहीं करो, इसको ही हम लोग थियरी को नाम देते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। और उसने क्या किया था, एक कोलिजन थियरी को अपना बेस बनाया, और फिर उसके ऊपर से अपनी ये जो फॉर्मूला था K इज इक्वल टू A इंटू E बाय RT, ये जो फॉर्मूला था वो उसने डिराइव किया। K क्या है यहाँ पे, तो रेट कांस्टेंट होगा, रेट कांस्टेंट होता है। A इज व्हाट, तो आर्हेनियस फैक्टर बोला जाता है, आर्हेनियस फैक्टर बोलते हैं। देन E क्या है, तो एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू ऑलवेज हमें कांस्टेंट मिलती है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। ये क्या होगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिवेशन एनर्जी। R क्या है, तो यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। एंड T क्या है हमारा, तो टेम्परेचर है इन केल्विन। ये कहाँ से आया, तो कोलिजन थियरी के ऊपर से आया। हाँ,
बहुत इंपॉर्टेंट, 2 और 3 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन कोलिजन थियरी। चलिए, तो ये तो हुआ फॉर्मूला, लेकिन कहाँ से आया, तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कोलिजन थियरी। चलो तो उसके समझते हैं कोलिजन थियरी क्या होती है। अब कोलिजन थियरी क्या है, हेडिंग लिखो कोलिजन थियरी। ये था उसका बेस आर्हेनियस का। कोलिजन थियरी के अंदर ऐसा बोला गया कि हर एक मॉलिक्यूल, देखो कोई भी एक रिएक्शन हो रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल, चलो फॉर एग्जाम्पल कि A2 प्लस B2 गिव्स टू AB, ये कोई हमें रिएक्शन दिया गया है। तो AB प्रोडक्ट जो है वो कब बनता है, जब A और B दोनों कोलाइड होंगे, इफेक्टिवली कोलाइड होने चाहिए, तो ही ये थियरी जो है वो फ्रूटफुल होगी, तो ही हमें क्या मिलेगा, एक फिक्स्ड एक प्रोडक्ट मिल रहा होगा। लेकिन यहाँ पे आर्हेनियस ने एक ऐसा बोला कि नॉट ऑल collisions between molecules ये मॉलिक्यूल्स के होंगे, रिएक्टेंट के होंगे, आर इफेक्टिव। भाई हर एक कोलिजन जो है वो प्रोडक्ट नहीं देता होगा, प्रोडक्ट जो है वो नहीं देता होगा। तो उसने फिर से ये बात बताई कि यहाँ पे भी फॉर इफेक्टिव कोलिजन, फिर से 2 कंडीशन रखी गई यहाँ पे फॉर इफेक्टिव कोलिजन। नंबर 1, एक तो क्या होना चाहिए, ओरिएंटेशन बैरियर जो है वो इफेक्टिव कोलिजन कर सकता है। अब कैसे, तो मान लो कि मेरे पास ये A मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी A मॉलिक्यूल है, और यहाँ से आया सामने से B मॉलिक्यूल, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ से मुझे मिल जाएगा इफेक्टिव कोलिजन, क्योंकि हेड टू हेड कोलिजन हो रहा है। अगर यहाँ से A और यहाँ से A लेकिन B ऐसे आ रहा होता तो कोलिजन पॉसिबल ही नहीं होता, मतलब ऐसे कोलिजन नहीं हो पाता। अगर ऐसे आ रहे होते दोनों A और A, यहाँ से B और B, तो इन दोनों का कोलिजन होगा, लेकिन ये दोनों नहीं होंगे, मतलब इस टाइप की भी कोलिजन पॉसिबल नहीं होगा। अगर मान लो कि हेड टू हेड है, हेड टू हेड, तो ही क्या हो जाएगा, इफेक्टिव कोलिजन मिलेगा। लेकिन सेकंड फैक्टर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया, क्योंकि हमें वहाँ से मिली एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर था, एनर्जी बैरियर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा ये, हाँ एनर्जी बैरियर। अब एनर्जी बैरियर का मतलब क्या है कि वहाँ पे क्या किया गया, एक ग्राफ ड्रॉ करके उसको एक्सप्लेन किया गया है। मान लो कि यहाँ पे रिएक्टेंट जो हैं और यहाँ से मिल रहा है हमें प्रोडक्ट, और ये ग्राफ कुछ ऐसा मिल रहा था। यहाँ पे क्या लिया गया, एनर्जी ली गई, और यहाँ पे लिया गया रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो वहाँ पे आर्हेनियस ने क्या बताया कि कोई भी एक रिएक्टेंट है उसको मिनिमम एनर्जी देनी पड़ती है, मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी कहाँ तक, यहाँ तक पहुँचने के लिए, और इस पॉइंट को नाम दिया गया EA एक्टिवेशन एनर्जी। अगर रिएक्टेंट यहाँ तक पहुँच आया फिर तो क्या है, गाड़ी स्मूथ हो जाएगी, फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मिनिमम अमाउंट, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू गिव अ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब रिएक्टेंट को भाई मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जाए जिसकी वजह से वो इस पॉइंट के ऊपर पहुंच पाए। बस हमारा एम क्या है, रिएक्टेंट को इस पॉइंट के ऊपर पहुंचाना। ओके, तो ये जो वैल्यू होगी यहाँ से यहाँ तक, रिएक्टेंट से यहाँ तक, वो हमारी हो जाएगी EA की वैल्यू। अगर यहाँ पे लास्ट तक लेते हैं तो इसको नाम दिया जाता है ET, मतलब होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, ओके, टोटल एनर्जी इज थ्रेशोल्ड एनर्जी,
और तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, ET माइनस ER, ये हमें फॉर्मूला मिलेगा। बहुत ही ईजी है। देखो रिएक्टेंट को मिनिमम एनर्जी देनी पड़ती है कहाँ तक, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए बस, फिर तो ये क्या हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है ईजी। लेकिन बात यहाँ पे ये सोचने वाली थी कि 100% जो है वो कोलिजन नहीं होता है, 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो उसके लिए एक और ग्राफ हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर जो है वो दिया गया है, उसको भी समझ लेते हैं। बहुत ईजी है, देखो कितना ईजी है। एक और ग्राफ दिया गया है, यहाँ पे लिया गया है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे लिया गया है एनर्जी। और ग्राफ कुछ आप लोगों को ऐसा दिया गया है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या, मान लो कि मेरे पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं, 100 मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसमें से कुछ ग्राफ 20 ग्राफ होंगे जिनकी एनर्जी यहाँ तक मिल रही होगी, यहाँ इतनी मिल रही होगी। ओके, कुछ ऐसे ग्राफ होंगे जो यहाँ तक पहुँच रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो यहाँ तक पहुँच रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो यहाँ तक ही पहुँच रहे हैं, कुछ ऐसे यहाँ तक पहुँच रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो यहाँ तक पहुँच रहे हैं। मतलब 100 मॉलिक्यूल्स में से कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जो होंगे, मान लो कि ये हमारा हो गया एनर्जी बैरियर, EA नाम देते हैं इसको। तो यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स मिलेंगे वो क्या कर जाएंगे, इस बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे। मतलब उतने ही मॉलिक्यूल्स हमें क्या देते हैं, इफेक्टिव कोलिजन देंगे। इस ग्राफ का मीनिंग इतना ही हुआ। ओके, वहाँ तक हमें क्या मिल रहा है, इफेक्टिव कोलिजन देंगे। और फिर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स FOM विच क्रॉस, मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो क्रॉस करेंगे इस एनर्जी बैरियर को, विच क्रॉस एनर्जी बैरियर, उनको एक सिंबॉलिक नेम दिया गया, E = EA/RT। ये डायरेक्ट हमें एक्सेप्ट करना है टेम्परेचर T। अब हम जाते हैं फॉर्मूला डेरिवेशन के ऊपर। बहुत इजी है, टेक्स्ट बुक में से पढ़ोगे तो बहुत इजी लगेगा। तो रेट इज इक्वल टू, हमें क्या मिला, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब रेट का मतलब क्या हो जाएगा, वो मॉलिक्यूल्स के रिलेटेड थे। रेट क्या होता है, तो K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EA/RT मिला। अब K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A × E, ये हमारा आ गया आर्हेनियस इक्वेशन। ओके, अगर यहाँ पे दोनों की तरफ ln लिया जाए तो क्या हो जाएगा, ln A EA/RT। फिर से ln K इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ln A माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पे इसको अगर वापिस लेके आए, चलो एक और स्टेप यहाँ पे एक्स्ट्रा कर लेंगे, EA/RT, तो ये नीचे आ जाएगा। देयरफॉर ln K इज इक्वल टू ln A प्लस नहीं माइनस EA/RT ln E/A। अब ln E/A वो तो 1 हो जाएगा सीधा, इसको log 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2.303 log 10⁻k इज इक्वल टू 2.303 log 10⁻A माइनस EA/RT। अब सभी को 2.303 से क्या कर देंगे, डिवाइड, तो log 10⁻k इज इक्वल टू log 10⁻A माइनस EA/2.303 RT। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, किसके लिए, सम्स के लिए। डन, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फिर इसका भी आप लोगों को ग्राफ पढ़ना है हमें, चलिए ग्राफ देख लेते हैं, फिर सम्स इसके नेक्स्ट टाइम करेंगे। शायद नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो ग्राफ ड्रॉ किया गया है log 10⁻k, और यहाँ पे लिया गया है टेम्परेचर 1/टेम्परेचर। तो ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा मिला। स्लोप क्या हो जाएगा, tan θ इज इक्वल टू माइनस EA/2
2.303 आर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्राफ है। ओके, तो इतना आप लोगों को याद रख लेना है। डन। टेक्स्ट बुक में से भी ये कंसेप्ट जो है वो आप लोग देख लो। फिर नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म। कंसेप्ट समझना था बस, इससे भी इजी होगा नेक्स्ट। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म। थैंक यू एंड वेरी मच।